दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दो फैसलों ने इस वक्त तूफान खड़ा कर दिया है। योगी ने भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा कदम उठाते हुए 68,000 कर्मचारियों की सैलरी रोकी, तो दूसरी तरफ योगी ने मदरसों के संचालकों की भी एक एक संपत्ति का ब्यौरा मांग लिया है। इसे ही समझेंगे आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह सर मौजूद हैं। सर जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। आदर्श जी, आपने बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं और इस पे चर्चा करना बहुत ही उपयुक्त रहेगा। सर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले योगी जी के उस फैसले को समझते हैं जिसमें कई दिनों से अल्टीमेटम दिया जा रहा था। लाखों कर्मचारी हैं लेकिन उसमें 68,000 अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया और उनकी सैलरी रोक दी गई। क्या भ्रष्टाचार पर ये बाबा का बुलडोजर और तगड़ा प्रहार है, समझे इसे? कैसे देखें सर इसे? बिल्कुल सही है। ये एक अनिवार्यता है प्रत्येक राज्य कर्मचारियों को। सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 उपधारा 24 के अंतर्गत वर्ष में निर्धारित समय पर अपनी मानवाधिकार ह्यूमन रिसोर्सेस पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा पोस्ट कर देना चाहिए। न करने का मतलब एक अज्ञान होता है और दूसरा होता है कुटिलता। लॉ का मतलब यह है कि आप लॉ नहीं जानते हैं, प्रोसीजर नहीं जानते हैं, तो इसमें आपको बहाना नहीं मिलेगा। यह आपकी जिम्मेदारी थी और कंट्रोलिंग ऑफिसर की भी जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि आपने उनको मौका, आपने उनको उत्प्रेरणा, आपने उनको अपने तरीके से समझा करके सुनिश्चित क्यों नहीं किया। तरीका यह होता है कि अगर जैसे मेरे नीचे 15 अधिकारी हैं, तो मैं उनका वार्षिक मंतव्य लिखने से पहले ये मैं पूछ लूंगा कि आपने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न कब भरा। अब आपने जो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं कि इनकी तनख्वाहें 68,000 के रुक जाएंगी। उत्तर प्रदेश में 8,66,261 राजकीय कर्मचारी हैं और उसमें से जो अपलोड उन्होंने किया है 31 जनवरी तक हो जाना चाहिए था, 68,236 ने नहीं किया है। इसमें जो है 34,926 क्लास 3 के एम्प्लॉइज हैं, 22,624 क्लास 4 के हैं। लेकिन जो और बड़ी जो शर्मनाक बात है, क्लास 2 के 7,204 और क्लास 1 के 2,628। मान लीजिए क्लास 4 ने कहिए हमें साहब जरा मौका नहीं मिला, ये नहीं था, जानकारी का अभाव था, लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 के पास तो कोई था ही नहीं। इसमें एक कैटेगरी और है जो अदर्स की, अन्य, जैसे कई संविदा वाले आते हैं 1612, उसमें से भी 854 लोगों ने नहीं भरा है। तो संख्या तो बिल्कुल स्पष्ट है आपकी और संख्या के आधार पर आप ये कह सकते हैं 68,236 एक बहुत बड़ी संख्या है। और आप पूछेंगे कि आखिर अगर हम एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरें तो क्या होगा। एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न न भरने का एक ही अभिप्राय होता है कि लोग जान न पाए कि हमारे पास क्या है, नंबर एक, और जो चीज हमारी बेनामी है उसको हम दिखाएं ना। आज के दौर में सोशल मीडिया के जमाने में आदर्श जी सबको मालूम है कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। हम भले ही अपना साइन बोर्ड अपने फ्लैट के मकान के बाहर न लगाएं, लेकिन मेरे कितने फार्म हाउस हैं, मेरे कितने फ्लैट हैं, मेरे कितने मकान है, सारी दुनिया को मालूम है। और भ्रष्टाचार में लोग क्या करते हैं कि एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न न भरो, जिससे कि कोई तुमसे पूछताछ ना हो, लोग कोई जनचर्चा ना करें। लेकिन आज अगर आपने लिख दिया एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न कि मेरे पास तो एक ही 2 कमरे का फ्लैट है, जब आप भरेंगे उसको तो वो पब्लिक डोमेन में आ गया। तो आपके पड़ोसी कहेंगे श्रीमान जी ये तो इतने मालदार हैं, इनके 3 फ्लैट तो नोएडा में है, 3 फ्लैट लखनऊ में, 2 फ्लैट प्रयागराज में, 1 फ्लैट बनारस में, जरा इसका भी ब्यौरा कर लें। और सरकार को मेरा भी परामर्श होगा कि ऐसे लोग जो सूचना देते हैं तो एंटी करप्शन विभाग और विजिलेंस सतर्कता विभाग इनकी गोपनीय और खुली जांच करके इनकी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा पता लगाए। और सरकार अगर समझे कि यह भ्रष्टाचार से कमाई गई है, क्योंकि रिटर्न न भरने का मतलब यही है कि आपके मन में चोर है और सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है भ्रष्टाचार के प्रति, उसके प्रति ये आवश्यकता है। अब मुख्य सचिव महोदय की, चीफ सेक्रेटरी के आह्वान और आदेश के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो ये बेशर्मी की इंतहा है। और मैं चाहूंगा कि अगर अभी 1 महीने के अंदर इन्होंने रिटर्न जिन्होंने नहीं भरा है उनको निलंबित किया जाए, उन सबकी एंटी करप्शन और विजिलेंस की जांच की जाए और उनको तब तक मुअत्तल रखा जाए जब तक कि उसका इस निर्णय न हो जाए। क्योंकि इसके अलावा कोई इसका निष्कर्ष नहीं है कि मुख्य सचिव के आदेशों के बावजूद अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो इसका बिल्कुल एक ही कारण है कि आपके मन में चोर है, आपके अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है कि आप अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दे सकें। क्योंकि जिस वक्त आप देंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी, घर परिवार वाले और जो आपके तथाकथित शुभचिंतक हैं वही आपकी कलई खोल देंगे।
इसीलिए पुराने जमाने में भी चोट्टे ऐसे होते थे जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न वर्षों तक नहीं भरते थे, लेकिन तब मामला थोड़ा ढुलमुल था। आज अगर योगी जी ने मिसाल दिखा दी है तो अगला चरण यही होगा कि ये जितने भी रिटर्न नहीं भरेंगे, सैलरी तो आज रुकी है, निलंबित होंगे, एंटी करप्शन की जांच भी हो जाएगी। सर ये पहली बार नहीं हुआ क्योंकि लगातार इन्हें अल्टीमेटम दिया गया और ये संख्या तभी घटती हुई चली गई। लेकिन 68,000 कर्मचारियों में क्या आपको भी लगता है कि इसमें, क्योंकि ऐसा तो संभव ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के पूरे देश के बारे में ये कहा जाता है कि चाहे किसी भी कैटेगरी का अधिकारी क्यों ना हो, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। और उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि योगी जी की छवि साफ सुथरी है, लेकिन जो नीचे लोग खा रहे हैं, जो अब 10 से 20,000 रुपए तक की घूस छोटे छोटे कामों को लेकर हो रही है, वो आम लोगों को परेशानी में डालती है। तो क्या ये जीरो टॉलरेंस के लिए पूरे देश में एक नजीर बन जाएगा जो योगी जी ने कदम उठा लिया है? बेशक ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि योगी जी महाराज ने, जो कि इतने चेतावनी, आदेश, परामर्श, जो भी आप कह लें, सब कुछ, पहले परामर्श फिर आदेश फिर कठोर कार्रवाई की सैलरी रुक जाना, ऐसा आज तक पहले नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ है कि तनख्वाहें रोकी गई हैं। और तनख्वाहें अगर रोकी गई तो छोटी मोटी बात थोड़ी है, क्योंकि आपने सही कहा है कि योगी जी अपने स्तर पर निहायत ईमानदार, नेक बताया जाता है कि योगी जी के कुर्ते में जेब ही नहीं है, क्योंकि योगी जी ने के बारे में यही था, उनसे ज्यादा स्वच्छ आचरण किसी राजनेता का आज भारतवर्ष में नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इसको एक नजीर लेकर के इसको अन्य स्टेट्स भी इस पे कार्रवाई करें, लेकिन ये वही कर सकता है जो स्वयं निर्भीक हो, जो स्वयं पाप रहित हो, जो स्वयं सत्यनिष्ठ हो, वही इतना कठोर निर्णय ले सकता है। और इसके बारे में आगे की कार्रवाई आप देखिएगा, क्योंकि हो तो जाने ये बड़ी संख्या है। मैं चाहूंगा कंट्रोलिंग ऑफिसर से भी पूछा जाए कि अगर मेरे नीचे 15 अफसर हैं, जो कि मेरी जिम्मेदारी है कि वो 15 अफसर अपने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल करें, और अगर उन्होंने नहीं दाखिल किया तो मेरा बड़ा शिथिल नियंत्रण है अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों पे कि मैं उनसे एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं लिखा पाया। आदर्श जी, होना ये चाहिए, हमारे टाइम में भी ऐसे कुछ एक दो उदंड अधिकारी रहते थे, तो उनको बुला के मैं बैठा लेता था, कागज कलम लेकर के आइए, अपने पेपर्स लेके आइए, और आपको ये रिटर्न आज भरना, वरना आप घर जा नहीं पाएंगे। आप घर तभी जाएंगे जब आप प्रॉपर्टी रिटर्न बना करके दे देंगे, अन्यथा आप यही निरुद्ध रहेंगे। हो सकता है कि यही निलंबित करके, ऐसा न हो कि मैं आपके ऊपर जो बाकी पुराने केस है डाल करके मैं सीधे दफ्तर से आपको जेल भेज दूं। हम्म। और सर क्योंकि जब हम भी टीवी मीडिया में थे तो एमपी की खबर, हमने जब जबलपुर के बारे में एक खबर निकलकर सामने आई जिसमें एक पटवारी ने ऐसी आलीशान कोठी बनवा रखी थी जिसमें अलग से थिएटर, अलग से सारी चीजें बना रखी थी, 20 करोड़ की कोठी थी। तो यानी कि इसमें क्योंकि एक बड़ी संख्या थर्ड कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी के कर्मचारियों की है, और ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की शुरुआत उत्तर प्रदेश में शासन में बैठे ये पटवारी, ये आपके चपरासी, इन्हीं लोगों से शुरू होती है। तो ये इन नंबर्स को आप कैसे देखते हैं, थर्ड कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी को? देखिए, ये कैटेगरी बात की चीज है। अब कोई चपरासी ऐसा नहीं है जिसके यहाँ आम मालूम पड़े कि आप बैगन का भरता और तामचीनी के बर्तन में, या कोई ऐसा क्लास 4 का भी राजकीय कर्मचारी, इसका एक ओहदा होता है, उसका एक स्टेटस होता है, मैं उसको अधिकारी ही मानता हूं। और मान लीजिए 68,236, जरा कैलकुलेटर निकाल लीजिए, आप एक मोटा लीजिए, मान लीजिए 1-1 करोड़ का घोटाला किया है। आप जोड़ लीजिए कितने जीरो लगेंगे और कितने का घोटाला का अनावरण होगा अगर इन 68,236 लोगों का सिर्फ, और मैं बड़े नॉर्मल कि कोई भी 1 करोड़ वाला नहीं होगा, इसमें कोई भी, मैं समझता हूं 5 करोड़ से कम का रिश्वती नहीं होगा। जिन्होंने नहीं सबमिट भरा, जो अज्ञान वाले, आप 10%, 20% निकाल दी, 80% को आप 5 करोड़ से गुणा कीजिए, आपको भ्रष्टाचार का, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या चल रहा है। आपको भ्रष्टाचार का आयाम और परिमाण दोनों स्पष्ट हो जाएगा। आप, ये तो बड़ी भयावह स्थिति है, क्योंकि सिपाही आप ले लीजिए, एनसीआर में आप भी रहते हैं, एनसीआर में भी रहता हूं। जब कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलेगा तो कोई किसी के माई के लाल में दम है लिख दे कि मेरे पास फॉर्च्यूनर है, सब लिखेंगे मेरे पास तो वो है साहब, वो साइकिल, एटलस साइकिल है साहब, एटलस साइकिल दिखाएंगे साहब। कोई नहीं कहेगा कि मेरे पास कभी कोई एक सोने की अंगूठी है। और जब आप उनके सामने देखेंगे, सैल्यूट करेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि ये हाथ सब इंस्पेक्टर का नहीं, ये सोनार का हाथ है। मालूम पड़े हर उंगली में 3-3 अंगूठियां लगी हुई और रक्त जड़ित लगी हुई। तो ये मान के चलिए कि ये अगर नहीं आया है, इसके पीछे बहुत बड़ा नकारात्मक अभिप्राय है, और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। इसलिए योगी सरकार को पुनः पुनः अभिवादन, लेकिन इसको आखिर तक ले जाएं, और जो नहीं भरते हैं उनका निलंबन और उनकी भ्रष्टाचार निवारण संगठन से जांच होनी आवश्यक है।
दोस्तों, जो सर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, इस पर आप भी, योगी जी ने जो फैसला लिया है, क्या इसे पूरे देश में लागू होना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार पर एक बड़ा प्रहार? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और सर, मैं एक बात और आपसे समझना चाहता हूं इसी मसले पर। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है कर्मचारियों के ऊपर, 68,000 कर्मचारियों की सैलरी रोकना, ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में एक बात और कही जाती है कि हर स्तर पर इसे किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही एक माहौल बना दिया गया था। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है, इसमें बहुत लोग नपते हुए भी नजर आएंगे, बहुत लोगों की फाइलें खुलेंगी। और एक बात और, जो अभी जिन्होंने अपना चल संपत्ति को ब्यौरा दे दिया है, क्या उसमें भी कुछ जांच होगी कि भैया कहीं गलत तरीके से तो डेटा पेश नहीं किया गया, गुमराह करने की कोशिशें तो नहीं हुई? बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि इसको एक होता है जनरली, जो मैं अच्छा किया आपके क्या बताना चाहूंगा, जिसको हाँ। कहते हैं कि आम शोहरत, जनरल रिपुटेशन फॉर इंटेग्रिटी। ये भ्रष्टाचार निवारण संगठन और विजिलेंस डिपार्टमेंट, सतर्कता विभाग इसकी जांच करता है। इसके अलावा जो वार्षिक मंतव्य लिखा जाता है, उसमें ये भी एक लाइन लिखी जाती है, जो करेक्टर, जिसका जो सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र होता है, कि सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है, और इनकी ईमानदारी की आम ख्याति, जनरल रेपुटेशन ऑफ इंटेग्रिटी इज वेरी गुड। क्योंकि जनरल रेपुटेशन में इन सब चीजों का समावेश आता है। अगर जनरल रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो क्या है रेपुटेशन? इनके फार्म हाउसेज हैं, इनके फ्लैट्स हैं, इनके बहुत ज्यादा शौकीनी के ये मिजाज के हैं। तो फिर ऐसे लोगों को आप रिफर कर सकते हैं एंटी करप्शन या विजिलेंस इंक्वायरी और जांच के लिए। सर, दर्शकों को एक और खबर बता देते हैं और उस पर भी मैं आपका विचार समझना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में संपत्तियों के ब्यौरा के अलावा एक और कार्रवाई हुई है। यूपी में मदरसों के ऊपर योगी का बड़ा प्रहार हुआ है। और इसमें सर ये बड़ी बात है कि अब विदेशी फंडिंग के स्रोतों की जांच के साथ साथ मदरसा संचालकों के निजी खातों की भी जांच होगी। उत्तर प्रदेश में खबर ऐसी है कि सर करीब 6,000 मदरसे ऐसे हैं जिनके विदेशी फंडिंग होने के कहीं ना कहीं आशंका जाहिर है। तो ये योगी जी का कदम आपको किस तरीके से आप देखते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है, राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। लेकिन तथाकथित तुष्टीकरण की राजनीति और एक तरीके से कोई अपनी निर्णय न लेने की एक मजबूरी, उसकी वजह से इस पे कार्रवाई नहीं हुई। आप जानते ही होंगे विगत कुछ दिनों में मदरसों से क्या क्या आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें मादक पदार्थ से लेकर हथियार और हथियार से लेकर के फर्जी नोट छापने के, नकली नोट छापने तक के षड्यंत्र आपके सामने आए थे। रेडिकलाइजेशन और चरमपंथियों को हार्बर करने के, कतर का ये कहना कि उसने $1 ट्रिलियन मुस्लिम ब्रदरहुड को दिया था, और ये जो उसका जो था देसी घी के लड्डू का चूरा, ये यहां पर आया था। छांगुर ऐसे 2 कौड़ी के अंगूठी बेचने वाले के पास अगर 500 करोड़ रुपए की माली हालात मिले, उसका एक ही कारण है, फॉरेन फंडिंग। और बात अगर सिर्फ फॉरेन फंडिंग की हो, आप एक पूछिए, प्याज की परत दर परत निकलती जाती है। अतिक्रमण ये करें, फर्जी डिग्री फाजिल और कामिल की ये दे, जो कि यूजीसी नॉर्म्स के बिल्कुल विपरीत है। इसके अलावा आप ये देख लें कि जो रियल एस्टेट में इनका इन्वेस्टमेंट है, आपके पास जमीन है 200 गज, आपने बना लिया उसमें 6 मंजिला बिल्कुल बिना नक्शा पास किए, तो पैसा आया कहां से? तो ये जो आवश्यक हो गया है कि पहले मदरसों में देखें, कि आपने एटीएस एसआईटी से ये कहा जाके इसकी जांच करें, और इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इनकी पूरी मदद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और हाँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ साथ अन्य लोग भी, एजेंसीज, इनको पूरी सहायता करेंगे जांच को अपने ठिकाने तक पहुंचाने में। इनके रिकग्निशन नहीं है, मदरसों के कई के रिकग्निशन नहीं है। रिकग्निशन नहीं तो आपने बनाया कैसे? कुछ केवल ऑन पेपर चल रहे हैं। अब डीएम, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सबके पास जो डेटा है वो इनको दिया जाएगा, एसआईटी को, एटीएस को। और 400 मदरसे की बात आपने की, इसके पहले कई मदरसे हजारों की संख्या में वो इसी कारण से बंद कर दिए गए थे, क्लोज कर दिए गए थे। क्यों कर हाँ। दिए गए थे? क्योंकि ये सब चीजें सामने आई। अब ऑन पेपर आपके पास कुछ है नहीं। आपकी जो मदरसे हैं उनकी बिल्डिंग अगर आप देख लें, आप, हालांकि यूपी का नहीं है, फरीदाबाद में अगर आप देखते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के मदरसे को, वो तो अंडरग्राउंड पूरा मदरसा था। तो ऐसा नहीं कि अल फलाह में ही इकलौता एक मदरसा था, ऐसे 50 मदरसे तो मैं बता सकता हूं आपको। इन सब की जांच होनी चाहिए, इनकी फंडिंग के बारे में। और आपने जो प्रारंभिक संबोधन में एक वक्तव्य दिया था कि सिर्फ इनके मदरसों के खाते की जांच नहीं होगी, जो निजी खाते हैं, क्योंकि निजी और मदरसे के खातों में आपस में तालमेल होता है, ये दिखाया जाता है कि सब एक दूसरे के लेन देन से। तो इनकी ऐसी ऑडिट होनी चाहिए, और ऐसी ऑडिट जो कहने की साइबर
एग्जामिनेशन होना चाहिए और फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए, और फॉरेंसिक ऑडिट के साथ साथ जो फिजिकल ऑडिट होती है और फॉरेंसिक ऑडिट दोनों होनी चाहिए, और दोनों के बाद इसका निकलना चाहिए कि आखिर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की है, और इतनी ग्रैंड बिल्डिंग कहां से आ गई, इनकम है नहीं और बिल्डिंग आपकी खड़ी है 5 करोड़ की, तो इसको तो देखना ही पड़ेगा ना। और इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि 1 ट्रिलियन कतर ने दिया और मुस्लिम मदरसे कितने 13,000 मदरसे सरकार ने पहले ही बंद कर दिए। तो ये चीजें जो है तमाम, इसको आपको मद्देनजर ये देखना होगा कि मदरसों की आपत्तिजनक गतिविधियों के ऊपर प्रभावी अंकुश होना चाहिए। और ये बात केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, मैं आपको ले चलता हूं, छोटा सा ध्यान आपका और लूंगा, रुपैडीहा कस्बा, जिला बहराइच, आप वहां जाएं, वहां मालूम पड़ेगा कि जो यूपी के 7 जिले ऐसे हैं जो कि नेपाल से जुड़े हुए हैं, इनमें 147 गांव हैं। इन 147 गांवों में अगर देखा जाए तो इनकी आबादी 50% कई गांवों में मुस्लिम्स की बढ़ गई है, जो कि अननेचुरल है, इसका कोई औचित्य नहीं है। वो बाहर से आकर के डेमोग्राफी चेंज कराया, मदरसे और मस्जिदें बना ली, और क्राइम में इंडल्ज कर रहे हैं, जिसमें स्मगलिंग भी है और तमाम और आपत्तिजनक गतिविधियां हैं। लोग कहते हैं कि साहब हमको टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करने का किसी को कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर आप खिदमत का मौका देंगे तो खिदमत होगी भरपूर। ये कान खोल के सुन ले, योगी शासन है, इसमें माफी का खाना राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए बिल्कुल नहीं आदर्श जी। लेकिन सर उत्तर प्रदेश की क्योंकि आप पूर्व डीजीपी रहे हैं, तो मैं समझना चाहूंगा पुलिस के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि मदरसों को इस तरीके से बनाया जाता है कि जहां जहां सही से ना पुलिस का वहां पर पहुंच सके पूरा दलबल, और आसपास उसे सकरी गलियों में बनाया जाता है, कई अलग अलग तरीके से उसे ऑपरेट किया जाता है। तो एक पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है। योगी जी के ऑर्डर के बाद अब किस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश देखेगा? देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन योगी जी के स्पष्ट और निर्भीक आदेशों के उपरांत पुलिस का काम बहुत आसान हो गया है। पुलिस अगर अपने के ऊपर आ जाए आदर्श जी, तो किसी की मजाल नहीं कि 2 ईंट लगा लेगा, 2 ईंट नहीं लगा पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि पुलिस और प्रशासन योगी जी के बहुत ही निर्भीक और पारदर्शी प्रशासन का लाभ उठाते हुए एक राष्ट्र सेवा के महायज्ञ में बिल्कुल ऐसी कार्रवाई करे जो कि एक इतिहास बन जाए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, और इस सरकार के जो स्पष्ट और बिल्कुल अनएम्बिगुअस निर्देश है, उसके अनुरूप अक्षरशः उसका अनुपालन करें। कठिन जरूर है, असंभव नहीं है, और किया जा सकता है, बिल्कुल डूएबल है आदर्श जी। 4,000 मदरसों का जिक्र किया गया और उसमें ज्यादातर सर ये जो बॉर्डर वाले इलाके में है, नेपाल से सटी सीमाओं में जो मदरसे चल रहे हैं, क्या सबसे बड़ी चुनौती यही होते हैं, क्योंकि नेपाल की सीमा के जरिए से यहां पर फंडिंग पहुंचाई जा सकती है, और आप कह रहे हैं कि कतर का एक बड़ा मंसूबा वो पाले बैठा है कि दुनिया भर में जिहाद को फैलाना है, मदरसों के जरिए से जहर घोलने का काम करना है, और हिंदुस्तान के अंदर खास तौर पर उत्तर प्रदेश में से ये बड़ा नेटवर्क चलता था और चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। था। कतर ने मुस्लिम ब्रदरहुड को दिया ही इसलिए था कि इस्लामीकरण विश्व का हो जाए, और छांगुर ऐसे 2 कौड़ी के टिकली चोर, उनको भी 500-500 करोड़ उस बंदर बांट में मिले, और ऐसी कोई कमी नहीं है। 7 जिले उत्तर प्रदेश के 147 गांव, और आप देखेंगे कि नेपाल से आने वाले आपराधिक तत्व और सोने में सुहागा पैदा किया आईएसआई पाकिस्तान ने कि नकली नोट बहावलपुर में छाप करके नेपाल के जरिए भारत में प्रवेश कराना आपराधिक गतिविधियों में, क्योंकि आईएसआई या सीआईए या कोई भी होता है, वो अपने आपराधिक गतिविधियों से अपना खर्चा निकाल लेता है। तो वहां के बॉर्डर के एरिया में अवैध जंगलों की कटान, जंगली जंतुओं का शिकार, मादक पदार्थों की स्मगलिंग, अन्य प्रकार की स्मगलिंग और तस्करी, और इस तरीके के मानव तस्करी करा करके वो अपना खर्चा निकाल लेते हैं। इसीलिए बॉर्डर बहुत फेवरेट है, और वहां डेमोग्राफी चेंज करने में अगर 147 गांवों में कुछ गांवों में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, ये अत्यंत आपत्तिजनक है। उनका भी SIR के अंतर्गत उनका पंजीकरण निरस्त किया जाए, और उनको जहां से आए वहां ढकेल के वापस किया जाए। हाँ, सर माफी चाहूंगा, मैं आपका थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन ये आखिरी सवाल बोनस के तौर पर दर्शकों के लिए है। ये क्योंकि आपने डेमोग्राफी चेंज का जिक्र किया, तो मैं इसीलिए ये समझना चाहता हूं। अमित शाह जी ने ये कहा है असम में कि 64 लाख घुसपैठियां हैं, 7 जिलों में इनका बहुमत है, और जो आपने डेमोग्राफी कैसे बदलती है उसका जिक्र, असम में घुसपैठियों की आबादी 0 से बढ़कर 64 लाख हो गई, और 7 जिलों में घुसपैठिए बहुमत में हो गए। मोदी सरकार राज्य में डेमोग्राफिक ट्रेंड को उलटने का काम कर रही है। इसे ही मैं आपसे समझना चाहूंगा सर आखिर में। ये बात आज से शुरू नहीं हुए, सबसे पहले ये किसी ने 1939 में कहा, फिर हम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली, वहां का सामाजिक ताना बाना तहस नहस हो गया, और हमारे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, IAS अफसर, और
उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, असम के रहने वाले थे। उन्होंने मुझसे ये कहा था 2000 में कि जब मैं छोटा था तो यहाँ पर एक भी मस्जिद मदरसा नहीं दिखता था। आज यहाँ पर सिर्फ मदरसे और मस्जिद ही दिखाई पड़ रहे हैं। और ये तो बात हुई। अब डेमोग्राफिक चेंजेस की बात आ जाए, हमारे यहाँ तुष्टीकरण के लिए कोई कमी थोड़ी है। तुष्टीकरण करने कराने वालों की, ये इनको वोट बैंक समझते हैं। आप नैनीताल गए होंगे तो आप बहेड़ी से काठगोदाम तक चलिए, बीच में आपके 6 कस्बे पड़ते हैं। किच्छा पड़ता है, पंतनगर पड़ता है, लाल कुआं पड़ता है, हल्द्वानी पड़ती है, काठगोदाम, उसके बाद पटरी के दोनों तरफ लाखों बांग्लादेशी लाके बिसा दिए और मालूम पड़ेगा कि आप या तो बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में। वही वही उन्हीं तरह के झंडे, उन्हीं तरह की बोलबाला, और उनको सरकारी सुविधा दे दी गई। सरकारी सुविधा जैसे आसाम में भी दी गई। ब्लॉक का दफ्तर खुल गया, प्राइमरी स्कूल खुल गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुल गए, ओवरहेड पानी की टंकी लग गई, बिजली सप्लाई कर दी। ये तो आप रोक सकते थे, आपने रोका नहीं। आपने दरअसल ला करके इन पापियों को, देशद्रोहियों को ला करके बसाया है। और ये जो पाप किया है, भारत की जनता आपको माफ नहीं करेगी। भला हो वर्तमान सरकार का कि उन्होंने इनको चिन्हित किया और इनके बारे में कार्य। 68 लाख, आपने तो एक नया इसराइल खड़ा कर दिया। हाँ, जी, बहुत गंभीर चिंता की बात है सर, जो आपने कहा कि इतनी संख्या में घुसपैठिए एक राज्य में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और हमसे चर्चा की। जय हिंद, वंदे मातरम सर। जय हिंद, वंदे मातरम आदर्श जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने दो बड़े कदम उठाए, एक तरफ मदरसों की फंडिंग की जांच तह तक करने की बात कह दी है। योगी जी अब छोड़ेंगे नहीं। 4000 मदरसे ऐसे हैं जिनके सीधे तौर पर तार जुड़ रहे हैं विदेशी फंडिंग के, और उनमें जो मौलाना मौलवी, उन सबके खातों की जांच होगी। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर एक ऐसा तगड़ा प्रहार हुआ है जो पूरे देश के लिए एक नजीर बन जाएगा। क्या आपको भी लगता है, क्या आप भी मानते हैं योगी जी का ये जो फैसला है, सरकारी कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा मंगा लेना, फिर उन्हें पढ़ना और फिर उन्हें समझना कि भैया ये कमाता तो 30,000 है और 30 करोड़ की संपत्ति कहां से लेकर बैठा है, और फिर आप जानते हैं योगी जी का डंडा कैसे चलता है। खैर, आपको क्या लगता है कि ये फैसला पूरे देश में लागू होना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर डॉक्टर विक्रम सिंह जी के साथ, पूर्व डीजीपी, उनके साथ ये चर्चा पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारा सपोर्ट भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।